नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, बिहार की बात में आज हम जीतन राम मांझी की बात करेंगे। देखिए, जीतन राम मांझी को इतना बड़ा सम्मान संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है कि यदि यह चर्चा न करें तो बेमानी होगी। और देखिए, मोदी संकेतों से राजनीति करते हैं, नीतीश कुमार भी इसके साथी हैं। आपने देखा ही था, हमने भी समझा था कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और इसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मार दी थी। तो जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लंबे अरसे से विधायक रहे थे और पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। चुनाव तो पहले भी लड़े थे लेकिन हार गए और अपनी पार्टी हम पार्टी के सर्वे शर्मा हैं लेकिन अकेले सांसद हैं। हमने ये नोटिस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर जो बैठने की व्यवस्था हुई उसमें जीतन राम मांझी को पहली पंक्ति में, मंत्रियों की पंक्ति में बैठने की जगह दी गई। देखिए, जेडीयू के ललन सिंह भी बैठाए गए हैं, पर ललन सिंह का बैठना स्वाभाविक है क्योंकि देश में मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। और जब हम एनडीए की बात करते हैं तो टीडीपी और जेडीयू की भूमिका कितनी बड़ी है इस सरकार के निर्माण में, यह हम और आप समझते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं, बाकी बिहार वाले पीछे बैठाए गए। तो मोदी का यह फैसला क्या बिहार को साधना है, दलित राजनीति को साधना है, 15/5 में कौन महत्वपूर्ण है यह बताना है, क्योंकि आगे बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। और आपने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया कि आरक्षण के भीतर आरक्षण, मतलब आरक्षण का भी वर्गीकरण होना चाहिए, जो अधिक वंचित हैं उन्हें अधिक आरक्षण मिलना चाहिए, तब देश में किस तरीके की रार छिड़ी थी। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, लेकिन केंद्र ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी। पर जब हरियाणा में भाजपा को बड़ी जीत मिली तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला, आरक्षण के भीतर वर्गीकरण करने वाला पहला प्रदेश हरियाणा बन गया। तो अब जीतन राम मांझी को यह सम्मान, संकेतों में नीतीश कुमार तो खुश होंगे और चिराग पासवान की चुनौतियां, इन दोनों को हम आज समझने की कोशिश करते हैं। आप इसे किस रूप में डिकोड करेंगे संजय जी? देखिए, राजनीति में अवसर की बात होती है और जीतन राम मांझी अभी इसलिए महत्वपूर्ण है कि केंद्र की नीतियां हो या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, हर के साथ जीतन राम मांझी खड़े हैं। आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, कहा कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर हो सकता है, मतलब जिनकी आय 8 लाख से अधिक हो गई, जो सक्षम हो गए, अगर वैसे उसी समाज में, उसी वर्ग में वैसे लोग जहां तक आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, अगर उनको लाभ मिल जाए तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का बेंच था उसमें गवई साहब एक दलित जज भी थे, जो एक दलित समाज की पीड़ा को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी दलित जातियां हैं जिनको आज तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। और हम लोगों ने देखा भी है, वो ओबीसी हो या दलित आरक्षण का मामला, उसमें जो 4-5 प्रमुख जातियां होती हैं वही उसका लाभ ले लेती है। तो कहा गया कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर हो सकता है, फिर ये दलित आरक्षण में क्यों नहीं? आप इसका लाभ ले चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। और जीतन राम मांझी ने इस सब कैटेगरी वाले फैसले को खुलकर समर्थन किया था कि हाँ, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। आपने देखा कि भारत बंद जब हुआ था तो विपक्ष का बंद था और उसका समर्थन में थे चिराग पासवान। बाद में जिस तरह से वो बयान दे रहे थे लगातार, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि किसी भी समय हम इस मंत्री पद को लात मार सकते हैं। बाद में अमित शाह जी से क्या उनकी मुलाकातें हुई, क्या बात हुई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिले थे। जब पशुपति कुमार पारस से जा करके और दिलीप जायसवाल जी मिल लेते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी से पारस जी की मुलाकात होती है,
तो जीतन राम मांझी को मंत्रियों की अगली पंक्ति में बिठाना एक मैसेज देना ही है कि केवल 5% ठीक है, मान लिया भी कि अगर पासवान समाज के वोट आपके साथ इंटैक्ट है, तो दलित अगर 20% है तो 5% दलित के वोट से ही चीजें तय नहीं हो जाए, ये 15% भी तय करेंगे। और जीतन राम मांझी भी तो एक दलित है और वो इमामगंज ने तय किया ना संजय जी, इमामगंज ने तय किया ना कि यदि पासवानों ने मत नहीं दिया दीपा मांझी को, जीतन राम मांझी की बहू को, बावजूद इसके दीपा मांझी चुनाव जीती, तो पासवान ने मत नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि जो बाकी 15% थे वह तो मत दे रहे थे। इस बात को भी नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने समझा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इसका एकदम को जिसको कहते हैं कि एक उचित एग्जाम्पल है कि अगर चिराग पासवान वहां नहीं जाते हैं, जिन कारणों से भी दूरी बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 15% दलितों ने तो वोट किया, और वोट किया तब तो दीपा मांझी जीत करके आई। और दीपा मांझी तो बाहर आकर के इसको पैचअप करने की भी कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चिराग भैया का भी समर्थन हमें मिला था, वो नहीं आ पाए थे, वो अलग बात है, इसलिए कि 2025 में भी वह किसी भी तरह की नाराजगी चिराग पासवान की नहीं लेना चाहती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बड़ा कैलकुलेटिव, वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान रणनीति के तौर पर कुछ इधर उधर करते हैं, सीटों को लेकर के इतना दबाव बना देते हैं, ये हमेशा अनुपात की बात करते हैं कि हमारे सांसद इतने तो हमारे इतने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, आपके स्ट्राइक रेट अच्छे हैं कि आपने बिहार में 5 सीटें जीत ली, झारखंड में आपके हिस्से में 1 सीट आई वो भी जीत लिए, अभी दिल्ली में जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन 20% जो दलित है बिहार में, उसमें केवल आप ही तो नहीं है, 15% दलित और भी हैं, और जीतन राम मांझी उसके एक बड़े चेहरा है बिहार में। यदि स्ट्राइक रेट की बात करेंगे संजय जी, तो देखिए एनडीए में रहकर 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा। जब अकेले लड़े तो विधानसभा में 1 सीट आई, और देखिए जीतन राम मांझी ने 7 सीटों पर लड़ा था विधानसभा का चुनाव, 4 सीटें उनमें उन्होंने जीती थी। तो इसका भी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं से किया जा रहा होगा, कहीं ना कहीं से किया जा रहा होगा कि एनडीए में रहने के दौरान आपकी ताकत क्या रहती है और एनडीए में जब आप नहीं रहते हैं तब आपकी ताकत क्या रहती है। बिल्कुल कैलकुलेशन किया जा रहा होगा, और चिराग पासवान तो इसका स्वाद चख चुके हैं। एनडीए से बाहर रहने के बाद जो इनके एक विधायक भी जीते थे, क्या उसको भी ये रख पाए? वो मटिहानी से जो विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो भी तो जाकर के जेडीयू में शामिल हो गए, तो जेडीयू में शामिल हो गए, एक विधायक को भी ये नहीं रख पाए, तो एकदम कैलकुलेशन हो रहा होगा। और जीतन राम मांझी स्पष्टता के साथ केंद्र की नीतियां हो या सब कैटेगरी का मामला हो, वहां खड़े हैं। दूसरी बात, राजनीति में देखा जाता है कि इनकी निष्ठा कितनी है हमारी पार्टी के। ठीक है, आपका कद बड़ा है, आपके साथ वोट बैंक का एक बड़ा तबका है जो इंटैक्ट है, लेकिन आप हमारे लिए कितने उपयोगी हैं या हमारे प्रति कितने निष्ठावान हैं, राजनीति में इसको भी तौला जाता है। चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे थे और बयानों के दौरान बोल रहे थे चीजों, मंत्री पद को किसी भी समय लात मार दूंगा, भारत बंद के समर्थन में आ जा रहे थे, कान तो खड़े हो ही गए होंगे ना केंद्र सरकार की कि कहीं चुनाव में फिर ये बार्गेनिंग वही वाली बात ये शुरू करेंगे, और जब शुरू करेंगे तो हम तो फिर ये नहीं कर पाएंगे, जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। और जीतन राम मांझी तो खड़े हैं, ठीक है, वो चुनाव में नहीं गए, पशुपति कुमार पारस नहीं गए, चिराग पासवान, पासवान समाज का वोट मान लिया गया कि नहीं मिला उनको, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, कहा कि नहीं वो तो है हमारे साथ। तो जीतन राम मांझी को अगली पंक्ति में बिठाना एक सिंबॉलिक मैसेज है दलितों का। और मैं पहले भी बता चुका हूं, 22 दलित जातियां हैं बिहार में, 4-5 दलित जातियां ही हैं जो मुखर है और लाभान्वित होते रही है। इस सच्चाई को बताने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पासवान जाति हो, रविदास जाति हो, चौधरी जाति हो, रजक जाति हो, हम लोग मान के चले कि जीतन राम मांझी को, मुसहर जाति को भी थोड़ा लाभ मिला, लेकिन जो बाकी जो
जातियां हैं, 17-18 जातियां, वो तो आज भी हाशिए पर खड़ा है ना। वो जातियां भी तो वोट करती है ना, वो जातियां भी तो गोलबंद होती है ना। एनडीए क्यों नहीं चाहेगी कि हम उनको साध के रखें? और दो उदाहरण देख लीजिए ना। हाँ जी, मैं आप उदाहरण दे दो, उसके बाद मैं देता हूँ जी। दो उदाहरण मैं दे देता हूँ। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र को ले जी। जाटों का जिस तरह से दबंगता और वर्चस्व दिख रहा था, मैं उसी पर आ रहा था जी। जाटों की दबंगता को इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप रहिए, अपने घर में रखिए। हाँ आप रखिए। और उसके खिलाफ जो एकजुटता हुई, वो एकजुटता का लाभ हरियाणा का चुनाव साफ बता रहा है। महाराष्ट्र में मराठों की बात कि मराठवाड़ा में हम ये कर लेंगे, विदर्भ में ये कर लेंगे, मराठों के विरुद्ध जो ओबीसी का उन्होंने पोलराइजेशन किया, दलितों का पोलराइजेशन किया, देखिए जो परिणाम आए वो सबके सामने है। भाई चिराग पासवान अगर 5% पासवान वोट के बदौलत अगर एनडीए को कहेंगे कि हम आपको दबाव में रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी तो मंजे हुए खिलाड़ी है ना। वो दलित चेहरे के तौर पर खड़ा कर लेंगे जीतनराम मांझी को। देखिए महाराष्ट्र में और हरियाणा में आपने उदाहरण दे दिए, वहां बीजेपी को सफलता मिली और बीजेपी को इस बात का भी एहसास है कि हम थोड़ा सा अलग हुए तो हम झारखंड हार गए। देखिए 2014 में कैसे सरकार बनी थी। 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी झारखंड में, तो गैर आदिवासी मतों का ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी चुनाव जीत गई थी। 2019 में पराजय के बाद 2024 में बीजेपी ने यह समझा कि नहीं, हमें आदिवासी राजनीति ही करनी चाहिए। पता नहीं उनके सलाहकार कौन हो गए और किस तरीके से वहां स्ट्रेटजी तय हुई, तो यह समझ ही नहीं पाई बीजेपी कि भाई आदिवासी राजनीति में मेरी जगह ही नहीं है। आदिवासी राजनीति में तो बिल्कुल खाता बंद है हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का, तो वहां हार मिल गई। तो बीजेपी ने यह साबित किया है और बीजेपी इस बात को भी समझती है कि हम और नीतीश कुमार बिहार में हैं, तो तीसरे जो हैं, चौथे जो हैं, पांचवे जो हैं, वह तरका ही है। इसके अलावा उनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार सब लोग करता है कि नीतीश कुमार जी जैसे ही बीजेपी के साथ आ गए, आप चाहे जिस तेवर में बात कर लीजिए, जहां भी आप कह लीजिए कि हम ऐसे गुना भाग बना लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी जैसे ही एक साथ खड़े होते हैं, वो परिणाम उनके पक्ष में चला जाता है। हाँ ठीक है, आप भी उस गठबंधन में रह करके उसका लाभ ले लीजिए, उसमें कहां दिक्कत है। क्या लगता है कि इस बार जो 5 सांसद जीते चिराग पासवान जी के, अगर ये एनडीए खेमे में नहीं होते तब 5 सांसद जीत जाते क्या? मुझे तो नहीं लगता है। एनडीए खेमे में रहे और बीजेपी और नीतीश कुमार 2009 याद है ना संजय जी, रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे ना। चुनाव हार गए थे और रामसुंदर दास से हार गए थे। और देखिए बात चाहे कुछ भी कहा जाए, देखिए रामविलास पासवान को उस समय उनके बंगले को बचाया था लालू यादव ने राज्यसभा में भेजकर। एग्जैक्टली पूरा याद है, पूरा याद है कि उसमें लालू प्रसाद जी आगे बढ़कर के उनके बंगले को बचाया, उनको राज्यसभा में भिजवाया था। तो चिराग पासवान अगर अपने तेवर में रहेंगे तो भाजपा उस गणित को समझ चुकी है। झारखंड का बेस्ट एग्जांपल आपने दिया। जो वोट आपके साथ खड़ा नहीं है, उस वोट को साधने में जो वोट उसके खिलाफ गोलबंद होता है, उस पर अगर आपकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, तो मैं नहीं मानता हूं कि एक अच्छी रणनीतिकार इनके रहे जिन्होंने ये रणनीति बनाई। 2015 भी याद कर लीजिए संजय जी, जब बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार चले गए थे लालू यादव के साथ, कांग्रेस के साथ, तो बीजेपी ने यह कोशिश की कि हम यादव राजनीति को साधें और बीजेपी में जितने रणनीतिकार थे उनका यह फैसला हुआ, यादवों को अधिक तवज्जो मिली, भूपेंद्र यादव और बाकी तमाम नेताओं के नाम ले ही सकते हैं, और टिकटें भी अधिक दी गई। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि यादव नहीं टूटे और महागठबंधन को जीत मिल गई। तो 2020 में बीजेपी ने गलती सुधारी और फिर से अपने को यादव राजनीति से दूर कर लिया, क्योंकि बीजेपी को पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, नीतीश कुमार को अधिक बेहतर पता है कि लालू यादव के रहते यादव को बहुतायत में आप नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, दूसरे समीकरणों से उनके क्षेत्र में हम अपने यादव को जिता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात अब भाजपा भी समझ चुकी है, नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि जो क्षेत्र उनका हो, उम्मीदवार अगर हम यादव जाति का देंगे
तो भले वो उस कॉन्टेस्ट में हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यादवों को तोड़ लेंगे और अपने पक्ष में कर करके उस वोट को हम ऐड कर करके और कुछ परिणाम की उम्मीद करने लगेंगे, ऐसा संभव नहीं। तो जो वोट हमारे साथ खड़ा है, मधेपुरा और बेलागंज का उदाहरण ले लीजिए, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, चाहे शरद यादव चुनाव जीतते हो जेडीयू से, चाहे दिनेश चंद्र यादव जीत रहे हैं, तो ये यादवों के कम मत से जीतते हैं। लेकिन इनके साथ जो नीतीश कुमार का दूसरा वोट बैंक है और जो बीजेपी का वोट बैंक है, और जिसे पचफोरना, पचपनिया, तमाम जातियां, सबन जातियां, जब ये गोलबंद हो जाते हैं और आंशिक मत भी यादव का मिल जाता है, तो रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, लालू यादव का यादव हार जाता है और नीतीश कुमार का यादव चुनाव जीत जाता है। बेलागंज का उपचुनाव क्या हुआ? नीतीश कुमार ने एक फैसला किया कि भाई हम बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाएंगे। हमने मतलब जेडीयू ने उम्मीदवार किसे बना दिया? मनोरमा देवी को, बिंदी यादव की पत्नी को, सुरेंद्र यादव के बेटे के सामने। मालूम हुआ कि यादव जो मत थे उसमें भी कुछ टूट हुई और परिणाम हुआ कि लालू यादव के उम्मीदवार हार गए और नीतीश कुमार की उम्मीदवार जीत गई। हाँ बिल्कुल, ये होता ही है। जहां पर लगता है कि अगर उनकी मोनोपोली को तोड़नी है, प्रयोग तो बेलागंज में कर ही रहे थे नीतीश कुमार ने 34 वर्षों से। कभी कुशवाहा उम्मीदवार बना रहे थे, कभी मुस्लिम उम्मीदवार बना रहे थे, लेकिन यादव वोट तो इंटैक्ट था वहां और वो दरक नहीं रहा था। अब सोचिए ना कि 2010 में जब जेडीयू का डंका बज रहा था, अगर बिहार में राजद ने 22 सीटें जीती थी, उसमें बेलागंज की एक सीट भी जीती हुई थी आरजेडी के द्वारा। उस समय भी उसके अभेद्य दुर्ग को ये भेद नहीं पाए थे। लेकिन इस बार का प्रयोग कि मनोरमा देवी को इन्होंने बनाया, बाघ के सामने बाघ को लड़ाया, और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में सुरेंद्र यादव और विश्वनाथ यादव लड़ रहे थे, रॉकी यादव ने भी उसी अंदाज में कमान संभाली। और कमान संभाली तो यादव वोट भी दर के, मुस्लिम वोट भी दर के, और जीत इनके हिस्से में आ गई, जेडीयू के हिस्से में आ गई। तो यादव मतदाता टूटेंगे, लेकिन वहां टूटेंगे जहां उनकी जाति का उम्मीदवार हो। और फिर आपका वोट, जिसको कह रहे हैं कि वो जो ईबीसी का वोट, ओबीसी का वोट, दलित का वोट, मुस्लिम का वोट जब उनके साथ क्लब कर जाता है, अगड़ों का वोट, तब फिर जाकर के इनके हिस्से में जीत आ जाती है। नरेंद्र मोदी भी इस रणनीति को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ अगर एक ओबीसी समाज में एक दबंग जाति के तौर पर यादव को अगर हम लोग किनारे कर लें, तो आज भी नीतीश कुमार कुशवाहा और कोयरी के सर्वमान्य नेता है। जी, अति पिछड़ा के सर्वमान्य नेता है। जी बिल्कुल, अति पिछड़ा के तो है ही, अति पिछड़ा बिल्कुल इंटैक्ट है। और वो बोलते हैं, वो अति पिछड़ा की आवाज में सुनता हूं कि अगर हमको पंचायतों में, नगर निकाय में, जिला परिषद में अगर रिजर्वेशन मिला, अति पिछड़ा के लिए सीट निर्धारित हुआ, तो ये ताकत हमें नीतीश कुमार ने दी। ये अति पिछड़ों की आवाज। तो अति पिछड़ा का जो 36% का जो कैलकुलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इन्हीं का है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग चुप्पा वोटर कहते हैं, बोलते नहीं है। अब तो बोलने भी वो लगे हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ वोट जो खड़ा है, एक तो की जो पोलराइजेशन है, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होता है, उसमें यादव भी हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम हो, लेकिन लोकसभा के समय तो वो हिंदू बन जाते हैं। इस सच्चाई को हम लोग ने देखा है। और अगर नहीं हिंदू बनते तो अररिया की सीट और मधुबनी की सीट तो ये नहीं जीत पाते। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वहां पर तो हम लोगों को दिखता है। दूसरी चीज कि जो अगड़े वोटर हैं, नीतीश कुमार जी और भाजपा दोनों के वोट जब एक साथ आ जाते हैं, तो स्वतः जो दलित वोटर हैं वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, चिराग पासवान ने मेहनत करके अपनी जमीन तैयार की, लेकिन अगर आप इतना बार्गेनिंग करेंगे, इतनी अधिक सीटें मांगेंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं से चीजें वो सोचेंगी पार्टियां। अब आप कहेंगे कि हमारे 5 सांसद, हमें चाहिए कितनी सीटें भाई? तो 6-6 का हिसाब बता दीजिएगा, 30 सीट चाहिए। अब 243, बीजेपी क्या 100 से कम पर लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार 100 से कम पर मान जाएंगे? नहीं। नीतीश कुमार अभी जरा निकलने दीजिए ना महिला संवाद यात्रा में, और उनका जब आने दीजिए रिस्पॉन्स। जिस अंदाज में अभी इधर 10 दिनों से तेवर में नीतीश कुमार दिख रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि 100 सीट बच गई। 43 सीटें, क्या 43 सीटों में जीतन राम मांझी, क्या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी कह रहे हैं
कि नहीं नहीं, अगर इस सहनी समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो हम कहीं किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल। वो आ गए तो क्या इन लोगों को कितनी सीट है? 43 सीट में सब। मुकेश सहनी भी अपनी रणनीति का विस्तार कर रहे हैं। उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि देखिए, मल्लाह तो मेरे साथ हो गए हैं, अब कुछ और जातियों को जोड़े जाने की जरूरत है। देखिए, वो संजीव मिश्रा को ला रहे हैं, सहरसा, सुपौल, उधर मधेपुरा, पूर्णिया, उधर है ही, मतलब ठीक है, जाति में ब्राह्मण की संख्या वहां है तो संजीव मिश्रा को जोड़ रहे हैं। वहां लंबे अरसे से सक्रिय हैं, बिल्डर भी हैं, समाज सेवी भी हैं, स्कूल भी खोले, हॉस्पिटल भी खोले। तो मुकेश सहनी को भी यह बात समझ में आई है। इसके पहले उन्होंने, देखिए, बीके सिंह दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें साथ में जोड़ा है। तो मुकेश सहनी भी अपने विस्तार में लग चुके हैं। नहीं देखिए, आप केवल अपनी जाति का वोट का गणित बिठा करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लीजिएगा। आपको एक गठबंधन बनाना होगा। आपको हर जाति का, ठीक है, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उनको लाना होगा। उनके मतदाताओं को भरोसा दिलाना होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारी जाति की पार्टी है। हम एक समाज हमने बनाया है जिसमें हर जाति के लोग हैं, और ये देखिए मेरा रिप्रेजेंटेशन है। जीतन राम मांझी जब से सरकार में शामिल हुए हैं, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है उनको, सरकार के साथ, बीजेपी के साथ खड़े हैं। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले, गया को जो उपहार मिला, उन्होंने कहा कि मैं धन्य हो गया। उन्होंने उसी समय कहा कि मैं धन्य हो गया। मतलब धन्यवाद देने की बात भी उनकी सतह पर आ गई, और कहे कि एनडीए की ही सरकार ऐसे मेरे लिए सोच सकती है, कर सकती है। तो जीतन राम मांझी बार बार भरोसा दिला रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उम्र दराज हैं, संयमित हैं, और कोई ऐसी बात वो नहीं करेंगे बार्गेनिंग जैसी जिससे कि एनडीए गठबंधन असहज हो। इस वजह से अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान की धार में कहाँ कोई कमी है, अपने को आपने साबित किया, लेकिन उसके बाद धार में कमी है, न नेतृत्व शक्ति में कमी है। देखिए, उनकी इमेज है, युवा हैं और लंबे समय तक चलने वाले हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। और जब देखिए वह नीतीश कुमार से अलग थे, जब वह बात कर रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो और बढ़ता ही जा रहा था ना। हाँ, तो इसमें कहाँ शक है। हाँ, और चिराग पासवान की उम्र और जीतन राम मांझी की उम्र में बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। तो चिराग पासवान एक उभरते हुए चेहरे हैं, लेकिन चिराग पासवान के व्यक्तित्व का एक पक्ष जो मैं देखता हूं, रामविलास पासवान, वो राजनीति में हाशिए पर हो या राजनीति में शिखर पर हो, परिवार का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, परिवार को हमेशा लेकर के चले। मैं संजय जी, मैं तो एक बात और कहता हूँ रामविलास पासवान जी के बारे में कि देखिए, रामविलास पासवान ने सिर्फ परिवार का नहीं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता साथी उनके साथ जुड़े, शायद ही आपको कोई उदाहरण मिला होगा जिन्हें रामविलास पासवान ने छोड़ा हो। लोग रामविलास पासवान को छोड़ दिए, रामविलास पासवान ने छोड़ा, और रामविलास पासवान न होते तो आज सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, रमा सिंह जैसे लोगों को कोई संसद में पहुंचा सकता था और विधानसभा में पहुंचा सकता था। मुझे याद है जब हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे, रमा सिंह जेल में और रामविलास पासवान नामांकन के पहले और जीत के बाद दोनों दफे जाते थे, जबकि उनकी हस्ती कितनी बड़ी थी। हाँ, ये खूबी थी उनमें, हर को लेकर के चलने की। एक एक कार्यकर्ता से, रास्ते में गाड़ियों का काफिला जा रहा है, अगर उनको कोई जर्नलिस्ट रास्ते में दिख गए तो गाड़ी रोक देते थे और रुक करके वो बात करते थे। ये मैंने देखा है रामविलास पासवान जी को, सबको नाम लेकर के बोलना। परिवार, कार्यकर्ता, उनके साथ जुड़े हुए लोग, चाहे उनकी पृष्ठभूमि जो रही हो, उन पर जो आरोप लगे हों, लेकिन जब एक बार उन्होंने, हम एक उदाहरण आपको देते हैं, मखदुमपुर से जब उन्होंने रामाश्रय बाबू को टिकट दिया, तो वो भाषण का अंश मैंने सुना था कि वो कहे कि मैं तो किनारे लगा दिया गया था, ये तो राम रूपी रामविलास पासवान जी मिल गए जिन्होंने मुझे मखदुमपुर से टिकट दे दी। और आपको यह भी याद होगा कि जब वो जीत गए थे रामाश्रय बाबू, तो उनको उन्होंने विधायक दल का नेता बनाया। हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल। बाद में आपके निर्णय थे कि आप उनके साथ खड़े रहे, कि आपने उनकी ही पार्टी से टूट करके अलग हो गए। वो 2005 का वो आपको याद होगा वो घटनाक्रम, कि कैसे वो चाबी वाली बात हो रही थी और फिर कैसे कैसे करके ये लोग टूटे और जेडीयू के पास साथ गए। लेकिन रामविलास पासवान जी ने कभी किसी के साथ वैसा नहीं किया। तो हर व्यक्ति जो रामविलास पासवान जी से जुड़ा हुआ होता है, चिराग पासवान जी ने अपने परिवार को सबसे पहले छोड़ा। प्रिंस राज इन्हीं के परिवार के हिस्से हैं, चाहे उनसे जो गलतियां हो। चाचा पशुपति कुमार पारस इन्हीं के परिवार के चाचा हैं। भाई आप कहते हैं कि गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, फिर बीना देवी उस लाइन से बाहर कैसे निकल गई? अगर जिन सांसदों ने आपसे गद्दारी की, बगावत की, उसमें बीना देवी भी तो थी। बीना देवी तो आपने टिकट दिया, लेकिन आपने चाचा से परहेज कर लिया। आपने परहेज कर लिया प्रिंस राज से, तो परिवार से भी आपने दूरी बनाई। लेकिन मुझे एक वाकया याद है संजय जी। देखिए, दोनों परिवारों के बीच मध्यस्थता की कोशिश एक केंद्रीय मंत्री कर रहे थे और उन्होंने निजी बातचीत में, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, उन्होंने निजी बातचीत में बताया कि देखिए सभी चाहते थे कि दोनों परिवार एक हो जाए। हमने चिराग पासवान से जाकर बात की थी, चिराग पासवान की माताजी से भी बात की थी। पहले तो चिराग पासवान तैयार नहीं थे, लेकिन चिराग पासवान तैयार हो गए थे कि ठीक है, चलिए आप कहते हैं, प्रधानमंत्री की भी इच्छा है तो हम मान जाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। हमने पूछा केंद्रीय मंत्री से क्या चाहते थे, तो चिराग पासवान ने कहा कि देखिए मैं पहले नहीं जाऊंगा और मैं यह भी नहीं कह रहा कि चाचा पारस मुझसे मिलने चले आए, लेकिन हम दोनों से बड़े मेरी माँ है, मतलब पशुपति पारस से भी बड़े और मेरी तो माँ ही माँ है। तो आप जाइए, मेरी ओर से रजामंदी है, चाचा पारस जी से बात कीजिए, वह भाभी से आकर मिलने, मतलब मेरी माँ से आकर मिलने। यदि वह तैयार हो जाते हैं तो फिर यह सुलह संभव है। उस केंद्रीय मंत्री ने मुझे बताया था कि इस प्रस्ताव को लेकर वह चाचा पारस के पास गए। वे इस कदर खफा हो गए, इस कदर नाराज हो गए कि बात वहीं खत्म हो गई। तो सुलह की एक कोशिश हुई थी, लेकिन इस कोशिश को तो देखिए एक पक्ष कसूरवार नहीं है, पक्ष दोनों, और हम लोग कहते हैं कि तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नहीं ठीक है, वो मैं तो कह रहा हूं कि उसी अड़ियल रवैये का परिणाम तो हुआ कि आज पारस जी कहाँ खड़े हैं देख लीजिए, बंगला खड़ी हो गया। वो राजनीति में अब वो न उनको इंडिया भाव दे रही है, न एनडीए भाव दे रही है। अब वो कहाँ खड़े हैं, उनकी नाव कब किनारे, कैसे किनारे लगेगी। और आपने तो देखा ही ना कि जिस चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा था, स्थापना दिवस के दिन नीतीश कुमार चले गए चिराग पासवान जी के यहाँ, और चिराग पासवान ने भी पैर छू कर करके और नीतीश कुमार का स्वागत किया, आशीर्वाद ले लिया। तो राजनीति में आपको झुकना तो पड़ेगा। राजनीति फ्लेक्सिबिलिटी का चीज है, राजनीति में कोई अड़ियल जैसी चीजें नहीं होती है। ठीक है, परिस्थिति जब आपके साथ खड़ी है, आप उस परिस्थिति में थोड़ा अड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। भाई सबसे बड़े उदाहरण तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है ना, दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे थे कि अब नहीं, लेकिन हालात और स्थिति और परिस्थिति और मौसम को देखकर दोनों एक दूसरे के सामने झुक गए, यह भी कह लीजिए, या मिल गए, यह भी कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। नहीं, मिल गए। नीतीश कुमार जी मंच से बार बार दोहराए कि 2 बार गलती हमसे करा दी गई, अब तो ये कहने लगे अब हम ये गलती करने वाले नहीं हैं। और वो आपने देखा होगा कि एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी सरकार का गठन हो जाए, हम कल क्या परसों क्या, हम तो चाहते हैं कि जितना जल्दी सरकार का गठन हो जाए। वो नीतीश कुमार जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर हटवा दी थी जब उनके साथ साझा तस्वीर लगी थी, कैसे जो आमंत्रित किया गया था डिनर पर, वो डिनर कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को चैलेंज कर दिया था, और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए का चैलेंज कर दिया था। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि नरेंद्र मोदी भी 2 कदम पीछे हटे और नीतीश कुमार भी 2 कदम पीछे हटे। और आज देखिए एक एनडीए की सरकार चल रही है, और एनडीए की सरकार नहीं चल रही, अभी तो लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े नहीं होते तो क्या 30 सीटें आ जाती? क्या मुझे तो नहीं लगता कि 30 सीटें आती बिहार में।
दूसरी चीज जो ये बताते थे, इंडिया गठबंधन अगर नीतीश कुमार को नेता बना देता उसका, इंडिया गठबंधन का, और जो ये गणित बना रहे थे कि इतनी सीटें कम हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, आपको वो घटना याद होगा, वो भाषण याद होगा जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आप पानी हैं, आप तेल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये अमित शाह जो दरवाजा बंद किए हुए थे, खिड़की बंद किए हुए थे, तेल पानी की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि कोई दरवाजा राजनीति में बंद नहीं होता है, और किसी तरह से मिला के समझा के फिर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए। राजनीति में कोई अड़ियल रवैया नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, परिस्थितियां बड़ी और छोटी होती है, और अगर उस परिस्थितियों का लाभ नहीं ले पाए तो फिर आप हाशिए पर चले जाएंगे। परिस्थितियां बड़ी छोटी होती है, और देखिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों संकेत देते हैं। जीतन राम मांझी को पहली पंक्ति में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने क्या संकेत दिया है, यह आपने समझा होगा। बिहार की राजनीति को लेकर बिहार की बात हम आगे भी करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।